हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं डॉक्टर रितिका भारद्वाज। मैं लेकर आई हूं बायोलॉजी फॉर क्लास 11 और आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। आज के सेशन में हम क्या करने वाले हैं? आज के सेशन में हम स्टार्ट करेंगे 5th चैप्टर मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स के लिए वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, क्योंकि प्रीवियस सेशन में हमने इस चैप्टर का क्विक रिवीजन किया कंप्लीट और फिर सॉल्व किए इससे रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। आज बारी है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस की, तो हम उन्हीं क्वेश्चंस को करेंगे सॉल्व। और जब भी हम वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो यूजुअली वो वन वर्ड या वन लाइनर जैसे क्वेश्चंस होते हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, वाइवा के लिए भी इंपॉर्टेंट है और स्कूल में हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इस बात को अच्छे से ध्यान रखिएगा। और उससे भी पहले एक छोटी सी और आपके लिए इंफॉर्मेशन है, और वो ये कि मैग्नेट ब्रेन्स पर किंडरगार्टन से क्लास 12 तक के सभी स्टूडेंट्स के लिए एनसीईआरटी सीबीएसई की जो बुक्स हैं, अदर फेमस राइटर्स की जो बुक्स हैं, सब्जेक्ट वाइज बुक्स हैं, उनका जो सिलेबस, उनका जो कंटेंट है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। यहाँ पर कुछ चैप्टर के वीडियोस पढ़ने के बाद भी कोई पेड सब्सक्रिप्शन नहीं लेना है। आप आराम से अपनी पढ़ाई क्वालिटी कंटेंट और बेस्ट टीचर्स के साथ कर सकते हैं। चलिए इसी बात के साथ हम आज का अपना सेशन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हमारा पहला वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन सेज roots obtain oxygen from air in the soil for respiration। फर्स्ट लाइन क्वेश्चन की कहती है कि जो रूट्स होती हैं प्लांट की वो एयर ऑब्टेन करती हैं सॉइल में प्रेजेंट एयर ट्रैप्ड जो रहती है उससे। इन द एब्सेंस और डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन रूट ग्रोथ इज रिस्ट्रिक्टेड और कंप्लीटली स्टॉप्ड। और जब उस सॉइल में एब्सेंट हो ऑक्सीजन या फिर ऑक्सीजन की कमी हो तो क्या हो जाता है? रूट ग्रोथ जो है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाती है या बिल्कुल खत्म हो जाती है। रिस्ट्रिक्ट हो जाती है रूट ग्रोथ का मतलब है कि रूट की ग्रोथ जो है वो रुक जाती है या बिल्कुल ही बंद हो जाती है। ठीक है, रुकना और बंद होने में क्या क्या अंतर है कि रुक गई थोड़े टाइम के लिए, थोड़ा बहुत ऑक्सीजन मिला, फिर शायद बढ़ने लगे, और स्टॉप होने का मतलब है कि बिल्कुल अब बंद ही हो गई, अब आगे कोई ग्रोथ नहीं होगी। हाउ डू द प्लांट्स ग्रो इन मार्शलैंड्स और स्वैम्प ऑब्टेन देयर ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर रूट रेस्पिरेशन। तो फिर ऐसी सिचुएशन में उन प्लांट्स का क्या होता है जो प्लांट्स मार्शलैंड्स में या स्वैम्पी एरिया में ग्रो करते हैं। तो मार्शलैंड और स्वैम्पी एरिया का मतलब होता है जहां दलदली एरिया होता है, यानी कि बहुत ज्यादा वाटर और सॉइल मिक्स जो दलदल जैसा एरिया होता है उसको बोलते हैं स्वैम्पी या मार्शलैंड एरिया। तो ऑब्वियसली जब इतना ज्यादा स्वैम्प है, जब इतना सारा मार्शलैंड है और वाटर जो है वो बहुत सारा प्रेजेंट है ऑलरेडी सॉइल पे, तो ऑक्सीजन की कमी आ सकती है रूट को। ऐसी सिचुएशन में प्लांट के रूट्स क्या करेंगे, कैसे अपना रेस्पिरेशन करेंगे, ऑक्सीजन कैसे अटेन करेंगे। ऐसी सिचुएशन में होता क्या है, हमने इस चीज को डिस्कस किया था जब हमने रूट्स पढ़ा था और रूट्स के पढ़े थे मॉडिफिकेशंस। तो हमने क्या डिस्कस किया था कि रूट में अगर अपने काम को छोड़कर अपने एक्चुअल रोल को, जो कि क्या है, एक्चुअल में रूट क्यों प्रेजेंट होती है? रूट प्रेजेंट होती है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए। न्यूट्रिशन इन फॉर्म ऑफ व्हाट? न्यूट्रिएंट्स जो सॉइल में प्रेजेंट होते हैं वो भी रूट ही देती है प्लांट को। और क्या देती है? वाटर देती है। और क्या देती है? तो एयर जो ट्रैप्ड होती है सॉइल में वो प्रोवाइड करती है, रेस्पिरेशन करवाती है, ऑक्सीजन देती है। ये तो बेसिक काम हो गए, राइट। लेकिन अगर इसके अलावा कुछ नया तरीका अपना ले कोई स्ट्रक्चर प्लांट का तो उसे कहते हैं मॉडिफिकेशन। इसी प्रकार रूट में भी मॉडिफिकेशन होता है, और वो रूट का मॉडिफिकेशन क्या होता है? अब ये था मार्शलैंड, ठीक है। अब ये यहां पर हम बना लेते हैं सॉइल। कैसा है? मार्शलैंड है, मार्श लैंड है, ठीक है। मार्शलैंड का मतलब क्या है? जहां पर दलदल मिट्टी और पानी बहुत सारा अक्यूमुलेटेड हो। तो उस सिचुएशन में क्या होगा? उस सिचुएशन में ये हमारे प्लांट के रूट्स ऑलरेडी थे। अब यहां पर ये हमारे प्लांट की स्टेम है, लेकिन प्लांट को समझ में आया कि यहां पर देखो, इस कलर से मैं हाईलाइट करती हूं तो आपको ये थोड़ा समझ में आएगा। आई विल यूज दिस कलर कि यहां पर सॉइल के ऊपर स्वैम्प है, ठीक है। सॉइल के ऊपर स्वैम्प है, यानी दलदली एरिया मैंने बनाया है। कौन से कलर से? पर्पल कलर से, ठीक है। ये वाला,
ये दलदल का एरिया है। तो अब आपको नहीं लगता कि ऐसी सिचुएशन में जो ऑक्सीजन है वो यहां से अंदर सॉइल में नहीं जा पा रही है? आपको नहीं लगता नहीं जा पाएगी? और जब ऑक्सीजन सॉइल में नहीं जा रही है तो इस पोर्शन को ऑक्सीजन कैसे मिल सकती है? नहीं मिल सकती। तो ये क्या करेगा, देखो जहां पर इंसान को रास्ता ना मिले, है ना, जब कभी ऐसा लगे कि अब मुझे कोई और रास्ता नजर नहीं आ रहा, तो ये एक मिथ है। ऐसा कभी नहीं होता कि आपके पास कोई रास्ता ना बचा हो, ठीक है। हमेशा देयर इज ऑलवेज अ चांस, देयर इज ऑलवेज अ स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट। तो ये क्या करेगा, इसको, ये प्लांट भी हमें ये बात सिखाता है और इसमें बहुत गहराई है इस बात में। ये प्लांट क्या करेगा, जहां उसे अपना रास्ता नहीं समझ में आ रहा था, उसे लग रहा था कि मैं मर सकता हूं, मेरी ग्रोथ रुक सकती है, ऐसा रूट को समझ में आया, तो रूट ने क्या किया, मॉडिफाई किया और उसने सोचा चलो अपन ऐसा कुछ करें कि रूट को हम बाहर निकाल दें स्वैम्पी एरिया से ऊपर। तो ये अपने डिफिकल्ट सिचुएशन से लड़ करके और ऊपर ग्रो कर जाता है, सॉइल के ऊपर आ जाता है। अब आप सोचिए एक बात कि रूट की टेंडेंसी है ग्रेविटी की तरफ ग्रो करने की, राइट, टुवर्ड्स द ग्रेविटी। अब टुवर्ड्स द ग्रेविटी जब कोई चीज ग्रो करती है, टुवर्ड्स, आई यूज द डिफरेंट कलर so that you can see it more properly, towards ग्रेविटी अगर ग्रोथ होती है प्लांट में तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म। ये हमने 10th क्लास से पढ़ा हुआ है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जब पढ़ा था तो प्लांट का मूवमेंट पढ़ा था क्लास 10th की बायोलॉजी में। तो हमने बोला था ट्रॉपिज्म का मतलब होता है मूवमेंट और जियो इज फॉर ग्रेविटी। तो जो मूवमेंट ग्रेविटी की तरफ हो रहा है वो पॉजिटिव मूवमेंट है। और ये टेंडेंसी किसकी है, हर रूट की है। यहां पर रूट को परेशानी आई, कठिनाई आई, उसे अपना रास्ता बदलने की जरूरत पड़ी। तो इस रूट ने क्या किया, इस रूट ने अगेंस्ट द ग्रेविटी जाके, ग्रेविटी के अगेंस्ट जाकर के अपनी रूट को कहां निकाल दिया, सॉइल से ऊपर निकाल दिया। और उस रूट को उन्होंने नाम क्या दिया, उस रूट को नाम दिया न्यूमैटोफोर। So there was this modification of a root which is called as pneumatophore for obtaining the oxygen in the swampy area from the environment. क्या बोला मैंने, ये न्यूमैटोफोर वो रूट है जिसने क्या किया, अगेंस्ट द ग्रेविटी, यानी कि नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म। पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म क्या होता है, टुवर्ड्स द ग्रेविटी, ग्रेविटी के अगेंस्ट जाएगा तो नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म। तो व्हेन द रूट ग्रोज against the gravity, that is shows negative geotropism, comes out of the soil to obtain oxygen. soil से बाहर आ गई ऑक्सीजन ऑब्टेन करने के लिए, और ऑक्सीजन ऑब्टेन करके प्लांट को दी ताकि प्लांट की रूट, स्टेम, लीव्स प्रॉपरली ग्रो कर सके। ये होता है रूट का मॉडिफिकेशन उस एरिया में जहां पर स्वैम्पी या मार्शलैंड टाइप के प्लेसेस होते हैं और ऑक्सीजन कम प्रेजेंट होती है सॉइल में, ताकि ग्रोथ जो है वो ना रुके। नाउ यू कैन सी वन थिंग कि ये जो यहाँ पर आपको रूट दिख रही है, ये कैसे ऑब्टेन करती है, पता है ये कैसे ऑब्टेन करती है अपना ऑक्सीजन। यहाँ पर इसके पास छोटे छोटे पोर्स होते हैं, इसके पास छोटे छोटे पोर्स होते हैं, उन पोर्स से ऑक्सीजन ये प्लांट जो है वो ले लेता है, ठीक, और वो कहलाता है न्यूमैटोफोर। यानी इस छोटे से प्लांट को भी पता है कि अगर कभी रास्ता नजर नहीं आ रहा है एक दिशा में, तो अपनी दिशा चेंज करके आप जा सकते हो अपनी मंजिल की तरफ। इतना समझ में आ गया? अब देखो आंसर, देखो, इन सम प्लांट्स सच एज राइजोफोरा सोनेरेशिया, ये क्या है, ये एग्जाम्पल है, घबराना नहीं है, सिर्फ दो नाम याद करने हैं, राइजोफोरा, सोनेरेशिया, जिसमें से राइजोफोरा जो है वो मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है। ग्रोइंग इन स्वैम्पी एरियाज नियर रिवर माउथ्स, मार्शी सॉइल और हैलोफाइट्स। हैलोफाइट्स या हैलोफाइट का मतलब होता है जो ऐसे एरिया में ग्रो करे जहां पर सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन भी ज्यादा हो, ठीक है, तो वो वाले प्लांट्स हैं, या मार्शी सॉइल वाले हैं। तो मार्शी सॉइल ये मैंने अभी बताया जैसा पानी और मिट्टी बहुत सारा एक जगह एक्यूमुलेटेड है। मेनी रूट्स कम आउट ऑफ द ग्राउंड एंड ग्रो वर्टिकली अपवर्ड, बहुत सारे रूट, ये कोई एक नहीं आया, ये बहुत सारे रूट्स ऐसे आए एंड दे ग्रो वर्टिकली अपवर्ड। और यहाँ अपवर्ड के पास लिख लेना नेगेटिव
बिल्कुल इसको लिखना ही है, ये इंपॉर्टेंट है। और मैंने यहाँ इसीलिए मेंशन नहीं किया कि जब आप इसको खुद से लिखोगे, लिखा हुआ नहीं मिलेगा तो आप ज्यादा याद रखोगे। नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म, नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म, ठीक है। तो नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म हुआ, रूट वर्टिकली अपवर्ड ग्रो करी। शूट्स आर कॉल्ड न्यूमैटोफोर्स और ब्रीदिंग रूट्स और रेस्पिरेटरी रूट्स। ऐसे रूट्स को क्या बोलते हैं? न्यूमैटोफोर्स, ब्रीदिंग रूट्स या रेस्पिरेटरी रूट्स। हेल्प टू गेट ऑक्सीजन फ्रॉम रेस्पिरेशन, वो रेस्पिरेशन के प्रोसेस में ऑक्सीजन लेकर के मदद करते हैं। इतनी बात समझ में आई, ये कंसेप्ट समझ में आया। अपनी खुद की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए बेहतर होगा कि आप छोटा सा डायग्राम इस आंसर के पास बना करके ऐसा रख लें। ये कोई स्पेसिफिक डायग्राम नहीं है जो आपको बना के आना पड़े, पर ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए जरूरी है। जैसे ही आप क्वेश्चन देखोगे, डायग्राम देख के आप पूरा आंसर खुद से लिख सकते हो। जब रिवाइज करने बैठोगे तो ऐसा होगा। और ऐसा करना क्यों जरूरी है? हर बार हमारे नोट्स का बर्ड आई व्यू होना चाहिए। बर्ड आई व्यू का मतलब होता है जब कोई बर्ड जो है वो आसमान से उड़ती है तो उसकी नजर इतनी तेज होती है कि वो नीचे अपना खाना देख के पहचान जाती है मुझे कहाँ जाना है। आपके नोट्स ऐसे ही होने चाहिए, एक बार पलटने में समझ में आ जाना चाहिए कि मैंने क्या क्या लिखा है और मुझे ये पढ़ करके कहाँ जाना है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। राइट फ्लोरल फॉर्मूला फॉर अ फ्लावर विच इज बाइसेक्सुअल। आगे क्वेश्चन पढ़ने से पहले मैं आपको बता देती हूं, क्वेश्चन में बोला गया है कि आपको फ्लोरल फॉर्मूला लिखना है। अब ये फ्लोरल फॉर्मूला आपसे किसी भी फॉर्म में पूछा जा सकता है। यहां जैसा पूछा गया है जरूरी नहीं है कि आपसे वैसा ही पूछा जाए। ठीक, मैं आपको मतलब भी समझाती हूं। राइट फ्लोरल फॉर्मूला फॉर अ फ्लावर विच इज, पहला उन्होंने बोला बाइसेक्सुअल, तो हमें ये सॉल्व करना है। हम यहां पर लिख लेते हैं कि हमें पहला मिला कि ये फ्लावर बाइसेक्सुअल है। ये फ्लावर कैसा है? बाइसेक्सुअल फ्लावर है। ठीक, दूसरा हमें मिला एक्टिनोमॉर्फिक है। दूसरा पॉइंट क्या मिला? एक्टिनोमॉर्फिक, एक्टिनोमॉर्फिक। तीसरा पेंटामेरस, पेंटामेरस, टेट्रामेरस, ट्राइमेरस। ये तीन चीजें मैंने पढ़ाई थी। अगर पेंटामेरस लिखा है मतलब 5 पेटल और सेपल, ट्राइमेरस लिखा है मतलब 3 सेपल्स और पेटल्स, और टेट्रामेरस लिखा है मतलब 4 सेपल्स एंड पेटल्स। यहां लिखा है पेंटामेरस, सेपल, पेटल, स्टेमन। क्या क्या? पेंटामेरस है हमारी सेपल, पेटल और स्टेमन। ठीक है, इतना लिखा है। मैं यहां पर ब्रैकेट में लिख लेती हूं कि यहां लिखा है दिस इज पेंटामेरस। ये तीनों के लिए लिखा है मैंने, ठीक है, ये तीनों के लिए, ये तीनों पेंटामेरस हैं। ठीक, उसके बाद आगे लिखा है फ्री विथ ओवरी, सिंकार्पस, सुपीरियर, ट्राइलोक्यूलर, एक्साइल प्लेसेंटेशन। इसका क्या मतलब है? स्टेमन्स जो थे वो कैसे थे? फ्री थे, यानी किसी से जुड़े हुए नहीं है। विथ ओवरी, अब इनके पास ओवरी भी प्रेजेंट है तो हम लिख लेते हैं कि ओवरी भी प्रेजेंट है। कैसी ओवरी है? सिंकार्पस है, मतलब कि जुड़ी हुई है। सुपीरियर है, यहां पर लिख लो ओवरी ब्रैकेट में सुपीरियर, सुपीरियर। ठीक, ट्राइलोक्यूलर विथ एक्साइल प्लेसेंटेशन। ट्राइलोक्यूलर का मतलब क्या होता है कि प्लेसेंटा ओवरी का अगर ये है तो उसमें ट्राई यानी कि 3, लॉक्यूलर यानी कि लॉक्यूल यानी रूम्स, तो उसमें 3 रूम्स रहे होंगे इस कदर, और एक्साइल प्लेसेंटेशन है और यहां पर ओव्यूल प्रेजेंट रहा होगा। ये हमें इतनी बात क्वेश्चन से समझ में आ गई, इतना हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था। इसका हमको लिखना है फ्लोरल फॉर्मूला। तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा? हमें सबसे पहले हर एक का सिंबल बनाना होगा। तो बाइसेक्सुअल फ्लावर का सिंबल कौन सा होता है? बाइसेक्सुअल फ्लावर का सिंबल होता है ये, याद आ गया? एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर मतलब होता है क्या? मैंने आपको 2 तरह की सिमेट्री पढ़ाई थी, और वो सिमेट्री क्या क्या थी? बाइलेटरल सिमेट्री एंड रेडियल सिमेट्री। याद आ गया? अब हम ये सिमेट्री एनिमल्स में भी पढ़ चुके हैं, प्लांट्स में भी पढ़ चुके हैं, भूलने की कोई गुंजाइश नहीं है। एक्टिनोमॉर्फिक होता है रेडियल सिमेट्री, जिसका सिंबल ऐसा होता है। ठीक,
उसके बाद सेपल्स पेंटामेरस थे। तो हम जब भी सेपल, पेटल, स्टेमन या ओवरी को मेंशन करते हैं तो इन नाम से मेंशन नहीं करते, हम इनके ग्रुप के, इनके वर्ल के नाम से इन्हें मेंशन करते हैं। तो सेपल्स का जो वर्ल है वो कहलाता है कैलिक्स, वो कहलाता है कैलिक्स, और कैलिक्स को डिनोट करते हैं के से। और बोला गया है कि सेपल पेंटामेरस थी, यानी कि यहां हमें बेस में 5 भी लिखना होगा, क्योंकि हमें बताना पड़ेगा कि कैलिक्स में 5 सेपल्स प्रेजेंट थी। उसी तरीके से पेटल्स का जो ग्रुप है, जो वर्ल है, वो कहलाता है कोरोला। क्या कहलाता है? कोरोला। तो कोरोला कितने होते हैं? कोरोला अगेन कितने होते हैं? 5 प्रेजेंट है ना, पेंटामेरस है तो, और डिनोट किससे करते हैं? सी से, तो C5। ओके, फिर स्टेमन की बात आती है। स्टेमन को हम स्टेमन का एस लिख के डिनोट बिल्कुल नहीं करते, हम स्टेमन को बोलते हैं एंड्रोशियम। क्या बोलते हैं? एंड्रोशियम, एंड्रोशियम। और ये जो एंड्रोशियम है इसको हम डिनोट करते हैं ए से। और क्वेश्चन में बोला गया है कि स्टेमन भी कितने थे? 5 थे, तो हमने यहां पे लिख लिया 5। ठीक है, इसके बाद ओवरी थी जो सुपीरियर। तो ये जब सुपीरियर ओवरी होती है, जब भी सुपीरियर ओवरी होती है तो उसको हम बोलते हैं गाइनोशियम, गाइनोशियम, जिसको हम डिनोट करते हैं जी से। और क्योंकि सुपीरियर है तो इसको हम ऊपर बिठा देंगे ऐसे अंडरलाइन करके। और जब हम इन सारे सिंबल्स को एक साथ रख देंगे तो हमें मिल जाएगा हमारा फ्लोरल फॉर्मूला। हाउ इजी वाज दैट? जितना टफ दिखता है उतना होता नहीं है। सिर्फ क्या करना है, जो जो दिया हुआ है उसको एक लाइन से नोट करो, उसके सामने उसके सिंबल नोट करो, नंबर्स चेक करो, पेंटामेरस, ट्राइमेरस, टेट्रामेरस, जो भी दिया हो। अब यहां पर एक चीज ये है कि क्वेश्चन में मुझे दिया था पेंटामेरस स्टेमन है, इसलिए मैंने A5 लिखा है। हो सकता है, ध्यान से सुनना, बाद में मत बोलना मैम बताया नहीं था, हो सकता है कि आपके क्वेश्चन में आपको स्टेमन 5 की जगह 6 मिल जाए। हो सकता है लिखा हो स्टेमन आर 6 विच आर फ्री। तो क्या करोगे? तो इसको लिख दोगे A6। क्या कोई डिफिकल्टी है इसमें? नहीं है ना। अच्छे से इसको दिमाग में बिठा लेना, इसको अच्छे से बात को दिमाग में बिठा लेना कि ये जो नंबर्स मैंने लिखे हैं ये नंबर किसी भी क्वेश्चन में चेंज हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको ऐसा ही क्वेश्चन दिया हो, और ये भी हो सकता है कि कैलिक्स कोरोला की जगह पेरियांथ दिया हो। पेरियांथ क्या होता है? टेपल्स का वर्ल। टेपल्स क्या होते हैं? जब सेपल्स और पेटल्स यानी कि कैलिक्स और कोरोला अलग अलग नहीं रहते, सेपल्स और पेटल्स आपस में जुड़े हुए रहते हैं, तो उसको बोलते हैं टेपल। और टेपल का जो ग्रुप है उसको बोलते हैं क्या? उस टेपल्स जो है वो क्या है? जुड़ी हुई सेपल और पेटल। और जब इसका पूरा एक वर्ल बन जाता है, पूरा एक स्ट्रक्चर बन जाता है, उसको बोलते हैं पेरियांथ, जिसको पी से करते हैं डिनोट। क्या इसमें कोई दिक्कत है? आई होप नॉट। इन नंबर्स पे कंफ्यूज मत होना। मैम मेरे क्वेश्चन में 6 लिखा था स्टेमन के पास, आपने 5 लिखा है। मेरे क्वेश्चन में पेंटामेरस पेटल्स दिया हुआ है इसलिए मैंने 5 लिखा है। अगर क्वेश्चन में मेंशन है कि 6 स्टेमन्स हैं तो आप A6 लिखेंगे। अब फ्लोरल फॉर्मूला यहां पर मेंशन है, देखिए ये जो सिंबल है ये किस चीज का सिंबल है? ये है रेडियल सिमेट्री, यानी कि एक्टिनोमॉर्फिक के लिए यूज किया गया। उसके बाद वाला सिंबल जो है वो यूज किया गया है बाइसेक्सुअल दिखाने के लिए। K5 यानी कि कैलिक्स 5, C5 यानी कि कोरोला 5, A5 यानी कि स्टेमन 5। और जो गाइनोशियम है वो कितनी थी? ट्राइलोक्यूलर थी। ठीक है, ट्राइलोक्यूल यानी कि 3 लॉक्यूल्स दिख रहे हैं। सिंक कार्पस हैं, तीनों फ्यूज्ड हैं, और सुपीरियर ओवरी है, इसीलिए इसमें जी पे नीचे अंडरलाइन करके सिंक कार्पस यानी कि फ्यूज्ड थी, इसीलिए 3 लिख के ब्रैकेट डाल दिया। खत्म? समझ में आ गया सबको? दैट्स इट, दिस इज ऑल अबाउट द फ्लोरल फॉर्मूला। हाँ, एक चीज और मैं आपको रिवाइज करा देती हूँ। देखो हमने सारे सिंबल्स तो रिवाइज कर लिए, पेरियांथ भी रिवाइज कर लिया। 2 चीज और रिवाइज करानी है बेसिकली। एक सिंबल होता है BR और एक सिंबल होता है EBR। BR होता है ब्रैक्टिएट फ्लावर के लिए। तो फटाफट से मुझे कॉमेंट्स में बताओ EBR क्या होता है, जल्दी से बताओ, 1 सेकेंड में। आई विल गिव यू 1 मिनट, जल्दी से टाइप करो क्या होता है EBR। आई विल चेक इट लेटर ऑन, देखूंगी मैं कॉमेंट्स। लिख लिया EBR? जितने लोगों ने सही लिखा है, आई गेस बहुत सारे लोगों ने सही लिखा होगा। इट इज ई ब्रैक्टिएट।
ई ब्रैक्टिएट, ब्रैक्टिएट होती है छोटी सी लीफ जो सेपल के पास प्रेजेंट होती है, सेपल्स के नीचे, तो उसको बोलते हैं ब्रैक्टिएट, लीफ लाइक स्ट्रक्चर। अच्छा, इसके बाद अगर कहीं पर ये वाला ब्रैकेट का निशान लगा है, मतलब क्या है, मतलब हुआ है कोहेशन, या फिर कई बुक्स में इसको बोला जाता है फ्यूजन, यानी कि जब दो एक जैसे पार्ट्स के बीच में फ्यूजन होता है। सारी सेपल सेपल फ्यूज हो गई तो वो कोहेशन, सारी पेटल्स पेटल्स फ्यूज हो गई तो वो कोहेशन, सारा स्टेमन फ्यूज हो गया आपस में तो वो कोहेशन। लेकिन अगर सेपल्स और पेटल्स फ्यूज हो गई या फिर स्टेमन और पेटल्स फ्यूज हो गई, यानी कि दो अलग अलग ग्रुप्स एक साथ फ्यूज हो गए, तो वो कहलाता है एडेशन, जिसको ऐसा बना करके हम डिनोट करते हैं। अब हमने फ्लोरल फॉर्मूला में यूज होने वाले हर एक सिंबल, हर एक लेटर को कर लिया है रिवाइज, ट्राई कर लिया है कैसे लिखना है फ्लोरल फॉर्मूला। इससे ज्यादा गलती की कोई गुंजाइश नहीं बचती है। ये फ्लोरल फॉर्मूला में जो नीचे नंबर्स लिखे हैं वो डेफिनेटली चेंज हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ क्वेश्चन यू आर गिवन। ट्राइमेरस फ्लावर दे दें, पेंटामेरस दे दें या टेट्रामेरस दे दें। ट्राइमेरस दिया तो 3 हो जाएगा, टेट्रामेरस दिया तो 4 हो जाएगा, पेंटामेरस दिया तो 5 हो जाएगा। क्लियर? ओके, that's it. Let's see the next question. In Opuntia, the stem is modified into flattened green structure to perform the function of leaves. Opuntia में stem जो है वो modify हो जाती है, पत्ती की तरह दिखने लगती है और photosynthesis करती है। ठीक है? Cite other 2 examples of modification of plant parts for the purpose of photosynthesis. आपको क्या लगता है कि कौन से और प्लांट पार्ट्स जो हैं वो मॉडिफाइड रहते हैं फॉर परफॉर्मिंग दी फोटोसिंथेसिस? ठीक है, तो एग्जाम्पल में हमें दिया हुआ है ओपुंशिया। ओपुंशिया में क्या होता है कि स्टेम जो है वो फ्लैट हो जाती है। बेसिकली हम देखते हैं कि स्टेम ऐसी होती है ना, ऐसी होती है, राइट? लेकिन ओपुंशिया में ये स्टेम जो है वो इस कदर फ्लैट हो जाती है और यहाँ पर लीफ। तो ये जो फ्लैट स्टेम है ये क्यों है? टू प्रोवाइड द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट, जिससे कि ये एरिया फ्लैट हो गया, ज्यादा से ज्यादा सनलाइट को अपने पास अब्जॉर्ब कर लेगा और फिर कराएगा प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, दैट इज मेकिंग द फूड फॉर द प्लांट। इतना तो समझते हैं, राइट? अब कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो एरिड रीजन के होते हैं, मॉडिफाई कर लेते हैं अपनी स्टेम को फ्लैटेंड स्ट्रक्चर जैसे ओपुंशिया में, फ्लैशी सिलेंड्रिकल जैसे यूफोरिया लाइक स्ट्रक्चर, ताकि वो भी फोटोसिंथेसिस कर सके। क्या किया है इन्होंने? हो सकता है कि अपनी स्टेम को थोड़ा चौड़ा, ब्रॉड कर लिया कि भाई अब हम सनलाइट अब्सॉर्ब करेंगे, फोटोसिंथेसिस करेंगे। और अगर आप ब्रॉड नहीं कर पा रहे हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? आप अगर इसको ऐसा नहीं कर सकते हो तो आपको इसको मोटी स्टेम बनाना पड़ेगा। अगर ये मोटी मोटी थिक स्टेम बन जाएगी तो भी ये फोटोसिंथेसिस कर पाएगी। इतना तो समझ में आ गया। अब आगे देखो, these modified stems of indefinite growth are called phylloclades. अगर किसी भी प्लांट में स्टेम मॉडिफाई हो जाए। अच्छा, एक चीज और, मॉडिफिकेशन जो होता है कभी भी, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले भी बताया, मॉडिफिकेशन का मतलब होता है अपना काम छोड़ के कोई और काम करने लग जाओ, तो वो है मॉडिफिकेशन। स्टेम का काम बेसिकली क्या था कि जाइलम और फ्लोएम रखना ताकि फूड और वाटर पहुंचे, क्योंकि जाइलम और फ्लोएम कंडक्टिंग टिश्यूज होते हैं। फ्लोएम फूड प्रोवाइड करता है, जाइलम वाटर प्रोवाइड करता है, ये हर स्टेम का काम होता है। लेकिन अगर किसी प्लांट में कमी आ जाए फूड बनने में, या लीफ में कोई दिक्कत हो जाए, लीफ सिकुड़ गई, क्लोरोप्लास्ट नहीं था, कोई भी प्रोसेस की वजह से अगर प्लांट में लीफ फोटोसिंथेसिस नहीं कर पा रही, तब स्टेम आगे आएगी और अपने आप को मॉडिफाई करेगी और फिर खुद करने लगेगी फोटोसिंथेसिस। मतलब यहां पर प्लांट का जिंदा रहना जरूरी है, काम कौन कर रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। अपना काम छोड़ के भी आगे आ जाएंगे जब बात कहां पे आ जाए, जीवन पर आ जाए। तो क्या किया इसने, स्टेम ने अपने आप को मॉडिफाई कर लिया ताकि ये फोटोसिंथेसिस करे, और जब ये मॉडिफाई कर लेती है एंड इट इज गुड टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, तो उसका नाम होता है फाइलोक्लेड। ऐसे स्टेम को क्या बोलते हैं? फाइलोक्लेड। दे कंटेन क्लोरोफिल एंड कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। तो देखो, एक नई चीज इसमें क्या हुई होगी, वाटर तो देखो रूट से मिल गया फोटोसिंथेसिस के लिए। सनलाइट को ट्रैप करने के लिए कौन चाहिए? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल में सनलाइट ट्रैप हो जाएगी तो तीसरी चीज मिल गई, कार्बन डाइऑक्साइड भी मिल जाएगी गैसियस एक्सचेंज से। तो ये पूरा प्रोसेस क्या बना देगा? खाना बना देगा, यानी ग्लूकोज बना देगा, विच ग्लूकोज इन द फॉर्म ऑफ
फोटोसिंथेसिस, प्रोसेस हो जाएगी फोटोसिंथेसिस। तो यहाँ पर ये मॉडिफाइड थी टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। एग्जाम्पल यूफोर्बिया ले लिया अपन ने और अपुंशिया ले लिया, दैट्स इट। और वो स्ट्रक्चर क्या कहलाता है? फाइलोक्लेट कहलाता है, जो फोटोसिंथेसिस करवाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, Question number 4 says in swampy areas like Sundarbans in West Bengal, plants bear special kind of roots। जो अगर कहीं पर भी किसी भी क्वेश्चन में, चाहे एमसीक्यू हो, वेरी शॉर्ट आंसर हो या शॉर्ट आंसर हो, की फैक्टर है अगर स्वैम्पी या मार्श लैंड लिखा हुआ मिल जाता है तो उसका मतलब है कि उस प्लांट को उस एरिया में ऑक्सीजन लेने में हो रही है दिक्कत। तो वो क्या करेगा? अपने रूट को करेगा मॉडिफाई। और रूट कैसे मॉडिफाई होगी? ये इतना पूरा स्वैम्प था, ठीक है, ये स्वैम्पी एरिया था, रूट्स बेचारी यहाँ है, प्लांट यहाँ है, तो ये क्या करेगा? रूट मॉडिफाई करेगी, इससे निकल के ऊपर आ जाएगी। रूट में जो पोर्स होंगे वो गेन करेंगे ऑक्सीजन और ले जा करके दे देंगे हमारी रूट को। तो बेसिकली ये जो प्रोसेस है इसमें ये रूट कहलाती है न्यूमैटोफोर। न्यूमैटोफोर अभी डिस्कस किया, कोई नहीं भूलेगा, ठीक है। सो दिस इज न्यूमैटोफोर, पी साइलेंट है यहाँ पे, पी न्यूमैटोफोर कोई भी नहीं बोलेगा, ठीक है, पी साइलेंट है, लेकिन लगाना जरूरी है, तुम्हारा आंसर गलत हो जाएगा अगर आप नहीं लिखोगे, ठीक है। सो दैट्स इट, दैट इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 4। लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 6 सॉरी क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है इन एक्वेटिक प्लांट्स लाइक पिस्टिया एंड एकॉर्निया लीव्स एंड रूट्स आर फाउंड नियर। लीव्स और रूट्स जो हैं वो कहाँ मिलती हैं? तो सबसे पहले हमें ये जो प्लांट्स दिए हुए हैं इसके बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए कि पिस्टिया और एकॉर्निया क्या होते हैं। तो बेसिकली ये जो पिस्टिया का प्लांट होता है या जो एकॉर्निया का प्लांट होता है वो होता है, एकॉर्निया का प्लांट होता है, ये दोनों ही प्लांट्स एक्चुअली में होते हैं हाइड्रोफाइट्स। हाइड्रोफाइट्स का मतलब होता है वो प्लांट जो बेसिकली कहाँ ग्रो करता है? पानी के पास। हाइड्रो इज फॉर वाटर, फाइट इज फॉर प्लांट। तो हाइड्रोफाइट यानी कि वो प्लांट विच ग्रोज नियर बाय द वाटर। और इस प्लांट में कुछ अलग होता है बाकी प्लांट के कंपैरिजन में, और वो क्या होता है कि इसकी जो स्टेम होती है वो कुछ तरीके का मॉडिफिकेशन दिखाती है और रनर के जैसी हो जाती है। रनर का मतलब क्या है? जैसे बेल चलती है ना, जैसे मनी प्लांट में बेल चलती है या किसी और प्लांट में बेल चलती है, तो वो क्लाइंबर जैसा क्लाइंब करती चली जाती है। तो इसका जो स्टेम होती है वो रनर की तरह हो जाती है। और कैसी दिखती है मैं आपको यहां पर बना के दिखाती हूं, ठीक है। ये जब रनर की तरह हो जाती है तो ये इसकी, I'll use a broader thing, हाँ, ये है रूट, स्टेम, ठीक है। और स्टेम जो है वो थोड़ी सी कैसी होती है? यूजुअली प्लांट की स्टेम ऐसी होती है ना, टूवर्ड्स दी सनलाइट, अगेंस्ट दी ग्रेविटी जाती है। इसकी जो रूट होती है, उसकी जो स्टेम होती है वो कहाँ जाती है? स्टेम इसकी ऐसे रनर की तरह फ्लैट ऐसे ग्रो करती है, ठीक। अब यहां पर थी नोड सपोजिंगली और यहां पर थी नोड। स्टेम में तो नोड ऐसे ही होती है, अगर मैं ऐसे स्टेम बनाऊंगी तो ऐसे नोड होगी। अब मैंने इस स्टेम को क्या कर दिया? लाई डाउन करा दिया, लिटा दिया। तो ये इस उसमें कैसी दिखेगी? इस केस में नोड्स यहाँ प्रेजेंट है, तो इन नोड्स में क्या होगा? नीचे की तरफ तो ग्रो कर जाएंगे रूट्स, ठीक है, नीचे की तरफ तो ग्रो कर जाएंगे रूट्स, और ऊपर की तरफ जो है लीव्स ग्रो कर जाएंगी। ऊपर की तरफ लीव्स हमको ग्रो होती हुई दिखेंगी। बात समझ में आ रही है? तो इससे क्या हुआ कि लीव्स और जो रूट्स हैं वो दोनों कहां पर ग्रो हो रही हैं? दोनों की दोनों यहां नोड के पास ही ग्रो हो रही हैं। बोथ ऑफ देम आर ग्रोइंग नियर दी नोड, ठीक है। और रूट जो है वो किसकी साइड जा रही है? रूट जा रही है वाटर की साइड। सी दिस इज दी वाटर, तो ये वाटर की साइड जो है रूट ग्रो कर रही है। ऐसा क्यों हुआ कि वाटर के साइड ही रूट ग्रो कर रही है? क्योंकि भैया ये प्लांट जो है ये हाइड्रोफाइट है। हाइड्रोफाइट यानी पानी में ग्रो करने वाला प्लांट। तो ये प्लांट जो है एक ऐसा प्लांट है जिसमें नोड के पास रूट और जो लीव्स हैं दोनों ग्रो करती हैं। और क्वेश्चन में पूछा गया था कि एक्वेटिक प्लांट जो पिस्टिया और एकॉर्निया होते हैं, लीव्स एंड रूट्स आर फाउंड नियर, कहां पर ग्रो होती हैं? नोड्स के पास ग्रो होती हैं। देखो ये लिखा हुआ है आंसर,
ठीक है, कैसे ग्रो होती हैं? ऐसे ग्रो होती हैं। और ये एक्वेटिक प्लांट लिखा हुआ है, इसकी जगह हाइड्रोफाइट लिखा हुआ भी मिल सकता है या पूछा जा सकता है। ओपनशिया और जो एकॉर्निया है, ये ओपनशिया सॉरी पिस्टिया और एकॉर्निया जो है वो कैसे प्लांट है? तो वो हाइड्रोफाइट प्लांट है। क्लियर? That's it. That is all about this question. Next question की तरफ मूव करते हैं। Next question क्या बोलता है? Reticulate and parallel venation are characteristic of dash and dash respectively. सबसे इजी, सबसे लड्डू क्वेश्चन आज का जो है वो क्या है कि हमसे पूछा गया है कि रेटिकुलेट वेनेशन और पैरेलल वेनेशन कहाँ पाए जाते हैं। जिनको नहीं पता, जिन्होंने प्रीवियस सेशन नहीं अटेंड किए, आपको मैं बता देती हूँ कि आपको प्रीवियस सेशन अटेंड करना बहुत जरूरी है। ये चैप्टर हर एस्पेक्ट से इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत सारे कंसेप्ट लगे हुए हैं, पर फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि रेटिकुलेट और पैरेलल वेनेशन क्या होता है। अगर एक लीफ के मिडरिप पर वेन्स अटैच्ड हैं और उन वेन्स के साथ छोटे छोटे वेनलेट्स इस तरीके से नेटवर्क बनाकर रहते हैं, तो वो प्लांट में कैसा दिखता है? लीफ की उसके ऊपर कोई जाल बिछा हुआ है जिसे हम कहते हैं रेटिक्यूलेट वेनेशन। और अगर कोई लीफ ऐसी है कि उसका मिडरिप ये था और बाकी सारे वेन्स और वेनलेट्स इस कदर पैरेलली अरेंज्ड हैं, तो वो कहलाता है, दिख रहा है ना यहाँ पैरेलल लाइंस हैं, तो वो कहलाता है पैरेलल वेनेशन। यानी कि हम देखें तो वेनेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ वेन्स एंड वेनलेट्स। ये जो वेन्स और वेनलेट्स थी, इन्हीं ने तो अरेंजमेंट शो किया, तो उसका अरेंजमेंट कहलाता है वेनेशन। रेटिकुलेट यानी जाल, नेटवर्क जैसा, पैरेलल यानी कि बिल्कुल पैरेलली अरेंज्ड वेन्स दिखती हैं। तो रेटिकुलेट और पैरेलल वेनेशन कहां पाया जाता है? रेटिकुलेट वेनेशन पाया जाता है डाइकॉट्स में और पैरेलल पाया जाता है मोनोकॉट्स में। अब ये मैडम डाइकॉट और मोनोकॉट एक बार और बता दूं तो मैं एक बार और बता देती हूं जिसको नहीं पता है। डाइकॉट वो होता है जहां पर सीड में 2 कॉटिलेडन होते हैं, 2 बड़े स्ट्रक्चर जो फूड या न्यूट्रिशन रखते हैं सीड के लिए अपने पास, और मोनोकॉट में होता है 1 कॉटिलेडन सीड में। ठीक है, That's it. That is all about this question. Next question देखिए। In epigynous flower, ovary is situated below. एपिगाइनस फ्लावर में ओवरी इज सिचुएटेड बिलो। ओवरी किसके नीचे सिचुएटेड होती है? एपिगाइनस फ्लावर में इस तरीके से, यहां पर सेपल, यहां पर पेटल और यहां पर स्टेमन। यहां सेपल, यहां पेटल, ये स्टेमन, और एपिगाइनस फ्लावर में ये इस तरीके से ओवरी मिलेगी। ये है ओवरी, ये है स्टाइल, ये है स्टिग्मा। लेकिन ये किसके नीचे सिचुएटेड थी? ये सिचुएटेड थी सेपल्स के नीचे, पेटल्स के नीचे और स्टेमन्स के नीचे। यानी क्या मतलब हुआ इस बात का? सेपल्स का जो ग्रुप होता है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है कैलिक्स। पेटल्स का ग्रुप कहलाता है कोरोला। स्टेमन का ग्रुप कहलाता है एंड्रोशियम। तो बेसिकली ओवरी सेपल, पेटल, एंड्रोशियम के नीचे अगर सिचुएटेड है, ठीक है, देखो दिख रही है ना, ओवरी नीचे है, तो ओवरी अगर नीचे सिचुएटेड है, इन एपिगाइनस फ्लावर ओवरी सिचुएटेड बिलो एंड्रोशियम, कोरोला एंड कैलिक्स। बात समझ में आ गई? इजी क्वेश्चन, ये भी लड्डू क्वेश्चन है। सो द आंसर इज कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम। कैलिक्स यानी कि सेपल्स का वॉल, जो ग्रीन वाली छोटी छोटी पत्तियां फ्लावर में हमको दिखती हैं, जो बड स्टेज में उसे प्रोटेक्ट करके रखती हैं, वो कहलाती है, उनका ग्रुप कहलाता है कैलिक्स। जो सुंदर सुंदर कलरफुल पत्तियां हमको दिखती है, उनका ग्रुप कहलाता है कोरोला। और जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर होता है यानी कि स्टेमन, वो कहलाता है एंड्रोशियम। इन तीनों के ही नीचे सिचुएटेड अगर ओवरी है तो वो फ्लावर है एपिगाइनस फ्लावर। और हाइपोगाइनस फ्लावर में फिर क्या होता है, जल्दी से बता दो, ये तुम मुझे आंसर बताओ। To all these students, give me the answer. What happens in the hypogynous situation? ओवरी इज सुपीरियर और ये सारे पार्ट्स इंफीरियर। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 सेज एट द मिसिंग फ्लोरल ऑर्गन ऑफ द गिवन फ्लोरल फॉर्मूला ऑफ फेबेसी। हमें फेबेसी प्लांट की फैमिली का फ्लोरल फॉर्मूला दिया हुआ है जो कि है इनकम्प्लीट, उसे हमें करना है कंप्लीट। तो हमारे पास जो फ्लोरल फॉर्मूला दिया हुआ है उसमें प्रेजेंट है सिमेट्री, उसके बाद प्रेजेंट है सिचुएशन ऐसी जो बता रही है क्या, सेक्स
कैलेक्स ऑफ अ फ्लावर, उसके बाद के दिया हुआ है, ब्रैकेट में नीचे 5 लिखा है, और उसके बाद ए दिया है, ब्रैकेट में नीचे 9 + 1 लिखा है, और जी दिया हुआ है, और उसके पास 1 लिखा है। अब इसमें गलत क्या क्या है, मिसिंग क्या क्या है? बेसिकली ये जो साइन है ये क्या है? ये साइन है किस चीज का? सिमेट्री का। कौन सी सिमेट्री? ये साइन है बाइलेटरल सिमेट्री का। उसके बाद ये फ्लावर कैसा होता है? तो ये फ्लावर बाइसेक्सुअल होता है, तो हम ये लगा देंगे। फिर दिया हुआ है कैलिक्स जो कि है 5 इस तरीके से, यानी कि फ्यूज्ड है अगर ब्रैकेट लगा है, और मिसिंग है कोरोला। तो कोरोला यहां पर कैसा होता है? कोरोला होता था एक स्टैंडर्ड लीफ और 2 विंग और 2 कील वाला, जो कील जो है वो नीचे से फ्यूज्ड रहता था। तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे? कोरोला, यानी कि पेटल्स का जो वर्ल है वो इस तरीके का पैटर्न बनाता है। तो हम यहां लिखेंगे 2 + 2, ठीक है, 2 + 2, और ये जो 2 नीचे वाली है ये फ्यूज, एक्चुअली 1 भी तो लिखना है स्टैंडर्ड वाले के लिए। तो स्टैंडर्ड कितनी है? ये वाली 1 पेटल, ठीक, तो उसके लिए 1 प्लस ये 2 अलग अलग पेटल है तो 2, उसके बाद 2 पेटल्स जो नीचे से फ्यूज हैं, तो अपन ने 2 लिखा, और फ्यूज है इसलिए ब्रैकेट लगा दिया। सिर्फ 2 ही फ्यूज थी इसीलिए ब्रैकेट लगाए। उसके बाद एंड्रोशियम कैसा होता है? एंड्रोशियम होता है कैसा? एंड्रोशियम होता है जिसमें 2 स्टेमन के बंडल्स होते हैं, एक स्टेमन में से 9 बंडल निकलते हैं। तो 9 इस तरीके से ब्रैकेट में आ जाएगा, और +1 क्योंकि 9 फ्यूज रहते हैं और एक अकेला रहता है। और इसके बाद जो गाइनोशियम है वो सुपीरियर है और 1 है। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट फॉर्मूला फॉर द फैमिली ऑफ फेबेसी। इस चीज को अच्छे से नोट कर लीजिए, और इसके बाद ध्यान से देखना, मैं एक बार और डिटेल में बता रही हूं कि हमने क्या क्या लिखा है। हमने लिखा है ये जो साइन है ये साइन किसका है? ये साइन है सिमेट्री का। कौन सी सिमेट्री है? तो ये है बाइलेटरल सिमेट्री, यानी बीच में से फ्लावर को कट करने पर 2 इक्वल हिस्से मिलेंगे, लेकिन वो जहां से कट करोगे वो कोई एक ही जगह होगी फ्लावर में जहां से आप कट कर सको, तो वो है बाइलेटरल सिमेट्री। इसका मतलब है बाइसेक्सुअल फ्लावर है, यानी कि मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स दोनों प्रेजेंट है। इसका मतलब है कि जो सेपल्स का वर्ल है जो कहलाता है कैलिक्स, वो फ्यूज्ड है। तो कैलिक्स के लिए K और 5 है, यानी कि 5 उसमें सेपल्स थी जो फ्यूज थी, इसलिए ब्रैकेट में रखा। कोरोला जो था वो कैसा था? 2 एक बड़ी लीफ थी जिसको बोलते हैं स्टैंडर्ड, 2 छोटी लीफ जिसको बोलते हैं विंग, और 2 सबसे छोटी लीफ जो आपस में फ्यूज रहती हैं जो कहलाती हैं कील। तो अपन ने लिखा क्या? कोरोला के लिए C, एक बड़ी पेटल के लिए 1, 2 छोटी पेटल के लिए 2, और 2 उससे छोटी पेटल्स जो फ्यूज हैं जो कील कहलाती हैं उसके लिए 2, और वो फ्यूज है इसलिए ब्रैकेट बनाया। एंड्रोशियम 9 + 1, 9 स्टेमन्स एक साथ थे और एक स्टेमन अलग था, तो इसीलिए 9 को ब्रैकेट में रखा, +1 डाला, और उसके बाद लिखा है G इज फॉर गाइनोशियम, यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट, फ्लावर, सॉरी। उसके बाद उसको सुपीरियर है इसलिए नीचे हमने अंडरलाइन किया हुआ है ऐसे, और वो एक ही था तो 1 लिखा हुआ है। दिस इज अबाउट द फ्लोरल फॉर्मूला ऑफ द फेबेसी फैमिली। इस चीज को इंपॉर्टेंट लिख करके नोट कर लीजिएगा। क्लियर? ओके, नाउ विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेम द बॉडी पार्ट मॉडिफाइड फॉर फूड स्टोरेज इन द फॉलोइंग। हमें कुछ यहाँ पर पार्ट्स दिए हुए हैं, कुछ फ्रूट के नाम दिए हुए हैं, उनमें हमको बताना है कि कौन सा पार्ट मॉडिफाइड है जो स्टोर करता है सबसे ज्यादा फ्रूट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कैरेट की। तो कैरेट में मॉडिफाइड है रूट जो स्टोर कर रहा है फूड, फिर कोलोकेशिया जिसमें है स्टेम, कोलोकेशिया की स्टेम के अंदर फूड स्टोर होता है। स्वीट पोटैटो में रूट के अंदर स्टोर होता है, एस्पैरागस में भी रूट के अंदर स्टोर होता है, रेडिश में भी रूट में फूड स्टोर रहता है, लेकिन पोटैटो की स्टेम में फूड स्टोर रहता है। ठीक है, तो ये इसकी रूट है कैरेट की, कोलोशिया की स्टेम में फूड स्टोर है, स्वीट पोटैटो के रूट में स्टोर है, एस्पैरागस के रूट में स्टोर है, रेडिश के रूट में स्टोर है, और पोटैटो की स्टेम में फूड स्टोर रहता है। तो ये सारे मॉडिफिकेशंस हैं। इसके बाद कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई, अभी अपन क्रॉस चेक करेंगे, पर उसके बाद दिया हुआ है दहालिया। तो दहालिया में भी रूट में ही स्टोर होता है फूड। ठीक,
टर्मरिक में स्टेम के अंदर फूड स्टोर रहता है, ग्लैडियस में भी स्टेम के अंदर फूड स्टोर रहता है, जिंजर में फिर स्टेम के अंदर फूड स्टोर रहता है, और पोर्चुलेका का जो प्लांट है उसके अंदर रूट में स्टोर होता है हमारा फूड। सो दिस इज हाउ यू नीड टू लर्न। अब देखो एक चीज है, अगर आप मुझसे बोलो कि मैम हमको स्वीट पोटैटो का याद नहीं है किसमें स्टोर है, पोटैटो का याद नहीं है किसमें स्टोर है, तो दो तरीके हैं याद करने के। एक तो बाय हार्ट करना ही पड़ेगा, उसके अलावा तो कोई ऑप्शन नहीं है। दूसरा विजुअलाइज कर सकते हो, इसकी एक एक की पिक्चर आप गो थ्रू करो तो आपको जो पिक्चर्स मिलेंगी उसमें इजीली आइडेंटिफाई कर पाओगे कि इस प्लांट में कौन से पार्ट में फूड स्टोर था। अब जो हमने देखा उसको हम चेक कर लेते हैं आंसर में। कैरेट में रूट में स्टोर है फूड, कोलोकेशिया में स्टेम में, स्वीट पोटैटो में रूट में, एस्पैरागस में रूट में, रेडिश में रूट में, पोटैटो में स्टेम में, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूं। उसके बाद डहेलिया में रूट में स्टोर है, टर्मरिक में रूट में स्टोर है, ग्लेडियस में रूट में स्टोर है, जिंजर में स्टेम में स्टोर है, सॉरी टर्मरिक, ग्लेडियस और जिंजर इनमें स्टेम में स्टोर है, वहां पे भी मैंने आपको ये बताया था, और पोर्चुकेला में रूट में स्टोर होता है हमारा फूड। क्लियर हो गया? दैट्स इट, दैट इज ऑल अबाउट दी क्वेश्चन टू दिस, दैट इज ऑल अबाउट द आंसर टू दिस क्वेश्चन। यहां पर हमने कंप्लीट कर लिए हैं अपने सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। कितने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हमने कंप्लीट किए? हमने 9 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कंप्लीट किए। तो अब हमने अब अगले सेशन में क्या करना है, हमने अगले सेशन में इसी चैप्टर के लिए सॉल्व करने हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, तो आना मत भूलना। और आपकी सुविधा के लिए मैग्नेट ब्रेन्स ने क्या किया है, सारे वीडियोस को अरेंज कर दिया है सब्जेक्ट वाइज, चैप्टर वाइज, बुक वाइज। कहां पर? ऑफिशियल वेबसाइट जिसका नाम है www.magnetbrains.com, और ऐप पर जो कि अवेलेबल है इजीली प्ले स्टोर में मैग्नेट ब्रेन्स के नाम से। आपको क्या करना है, आपको टाइप करना है ऊपर www.magnetbrains.com, ऑफिशियल पेज ओपन होगा, वहां पर आप देखेंगे टॉप कोर्सेज को एक्सप्लोर करने का ऑप्शन होगा, जहां पर सीबीएसई इंग्लिश मीडियम, सीबीएसई हिंदी मीडियम, स्पोकन इंग्लिश, एनटीएससी, ओलंपियाड, यूपी बोर्ड सब कुछ लिखा हुआ है। वहां पर जाओगे, अपने सब्जेक्ट की क्लास जो भी पढ़ना है उस पर क्लिक करोगे। जैसे हम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर पढ़ रहे हैं तो सीबीएसई इंग्लिश मीडियम में आपको ऑप्शन मिलेगा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का, उसमें से ये वाला पेज ओपन होगा जहां पर हर टीचर के हर सब्जेक्ट के बारे में आपको समझ में आ जाएगा। जो भी आपको पढ़ना है उस पर वॉच नाउ पर क्लिक करिए। हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, बायोलॉजी पे वॉच नाउ पर क्लिक करिए। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का पेज ओपन हो जाएगा। इस तरीके से टीचर की फोटो भी दिखेगी, जैसे बायोलॉजी में मेरी और बाकी सारे सब्जेक्ट्स में बाकी सारे टीचर्स की फोटो मिल जाएगी। वहां पर पूरे कोर्स का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, चैप्टर वाइज वीडियोस लिखे हुए हैं। तो यहां पर जैसे ही स्क्रॉल करोगे तो हर चैप्टर के प्रॉपर चैप्टर वाइज वीडियो सीक्वेंस में अवेलेबल मिल जाएंगे, कुछ भी मिसिंग नहीं है। एक्सप्लेनेशन से लेके एक एक क्वेश्चन तक। प्ले नाउ पर क्लिक करो, वॉच नाउ पर क्लिक करो तो इस तरीके से वीडियो आपके सामने प्ले होने लगेगा। सो इट इज वेरी इजी टू एक्सेस दिस प्लेटफॉर्म, राइट? व्हाई? बिकॉज दिस इज द ओनली प्लेटफॉर्म दैट प्रोवाइड्स 100% फ्री एजुकेशन फ्रॉम किंडरगार्टन टू क्लास 12 स्टूडेंट्स। उम्मीद करती हूं कि आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, और अगर आ गई हैं तो लाइक जरूर कर देना ताकि मैं समझ जाऊं कि आप समझ रहे हो, मेरे साथ कनेक्ट कर रहे हो। सब्सक्राइब कर लेने से आपका कोई नोटिफिकेशन मिस नहीं होगा। बहुत इंपॉर्टेंट अच्छी अच्छी जानकारियां आपके सिलेबस से रिलेटेड, क्लासेस, कोर्स से रिलेटेड आपको सारी मिल जाएंगी। और शेयर करिए इसे अपने फ्रेंड्स और सिबलिंग के साथ, फैला दीजिए सारे फ्रेंड्स में, राइट? सो मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।